वन पीस इज लिटरली क्रशिंग एवरी सीरीज, फिर चाहे वो एनिमे ले लो या फिर मांगा। क्योंकि जहां एनिमे में वन पीस एक के बाद एक तगड़े तगड़े एपिसोड्स लाया जा रहा है, सारे के सारे एपिसोड्स IMDb पे 9.5 रेटिंग से ऊपर है। वहीं मांगा में इतने तगड़े तगड़े चैप्टर्स आ रहे हैं, इतनी सारी चीजें रिवील हो रही हैं कि पूछो ही मत। जब से होली नाइट्स आए हैं, एल्बाफ पे एंट्री ली है उन्होंने, तब से हर चैप्टर में कुछ ना कुछ हुए जा रहा है और ऐसी चीजें हो रही है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इनफैक्ट रीसेंट चैप्टर में तो एक ऐसी चीज हो गई है जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि रीसेंट चैप्टर को देख के ऐसा लग रहा है कि वन पीस भी एक मैजिक एनीमे है, यानी मैजिक पावर स्ट्रक्चर पर बेस्ड है वन पीस। अब ऐसा कैसे हो सकता है और क्या क्या चीजें हो रही हैं वन पीस में, एनीमे में और स्पेशली मांगा में, ये सब चीज जानेंगे इस वीडियो में। इफ यू आर इंटरेस्टेड, कीप वाचिंग। तो यार वन पीस एनीमे की बात करें तो वो तो इसलिए पीक पर चल रहा है क्योंकि हमने रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे कि लूफी वर्सेस किजारू, यानी एक ऐसा एडमिरल जिसने कि लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरे के पूरे क्रू को, स्ट्रॉ हैट्स के क्रू को, और आज उसी क्रू का कैप्टन अकेला उससे फाइट कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और इसी के साथ साथ और भी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि एक फाइव एल्डर की अपीयरेंस, उसको फाइट करते हुए देखना, उसकी ट्रू फॉर्म देखना, और सबसे इम्पोर्टेंट पूमा की पास्ट की वजह से ये सारे के सारे एपिसोड्स 9.5 रेटिंग से ऊपर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है एक एपिसोड हाई रेटिंग पे चला गया और दूसरा नीचे चला गया, नहीं, लगातार 4-5 एपिसोड इतनी ऊपर रेटिंग पे गए हैं। और ये चीज शायद से सिर्फ वन पीस ही कर सकता है। इनफैक्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी इस टाइम जो चल रहा है एनिमेस, उनमें तो सिर्फ वन पीस ही कर सकता है। और रही बात मांगा की, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ एक बंदी की वजह से, यानी एक कैरेक्टर की वजह से इतनी ज्यादा हाइप पे चल रही है वन पीस मांगा, एंड दैट इज इमो। जिस बंदे के बारे में या फिर बोलूं कैरेक्टर के बारे में अभी तक हम ज्यादा कुछ जानते ही नहीं है। इनफैक्ट उसकी आवाज भी क्लियर नहीं है, लड़की की है या फिर लड़की की। लोगों ने सोचा था कि एनीमे में जब अपीयर होगा इमो तो शायद हमें उसका जेंडर पता चल जाएगा आवाज की वजह से, लेकिन वो भी हमसे छुपाई गई है, यानी ऑल्टर्ड कर दिया गया उसकी साउंड को। सो एनीमे का तो क्लियर है कि आगे ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसकी वजह से शायद आगे के एपिसोड्स भी 9.5 रेटिंग से ऊपर ही जाएंगे। जिन्होंने मांगा पढ़ रखी है उन्हें पता है ऐसा ही होने वाला है। लेकिन मांगा में जो रीसेंट चैप्टर्स में हुआ है ना, वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि रीसेंट चैप्टर यानी चैप्टर 1150 में कुछ ऐसा हुआ है जिसको देख के लोग सरप्राइज हो गए, शॉक है, और पता नहीं चल रहा है उन्हें, कंफ्यूज काफी ज्यादा है कि इस झमेले से इस बार लूफी कैसे निकलेगा। और अगर तुम्हें याद हो तो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, यानी पिछले आर्क में, एगहेड आर्क में, जिसमें कि लूफी के पीछे 5 एल्डर्स पड़ गए थे और समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि इन 5 एल्डर्स से बच के लूफी निकलेगा कैसे। क्योंकि सारे के सारे 5 एल्डर्स अपने सारे गोल्स को कंप्लीट करने के बाद लूफी के हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। और ऐसा नहीं है लूफी का साथ देने वाला कोई नहीं था, जायंट्स थे वहां पे, बूनी भी गियर 5 में आ गई थी, उसका पूरा का पूरा क्रू था। लेकिन 5 एल्डर्स और उनकी डीमोनिक फॉर्म इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि समझ में नहीं आ रहा था कैसे भाग निकलेंगे यहाँ से। क्योंकि वो 5 एल्डर्स क्या चाहते थे, उनकी बोट्स डिस्ट्रॉय करना, जिसकी वजह से उनका भागना नामुमकिन हो जाए। और वही चीज वो करना चाह रहे थे और कर भी सकते थे, इतनी पावर्स तो थी ही उनके पास। लेकिन सिर्फ एक चीज ने उनके सारे के सारे प्लान्स पे पानी फेर दिया, और वो था जॉय बॉय की हाकी। लेकिन इस बार जो जो चीजें हो रही है चैप्टर में, उससे भी सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है शायद, जॉय बॉय की हाकी। उसके अलावा तो भाई कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, पता नहीं कैसे निकलेंगे यहाँ से। लेकिन अगर मैं इस आर्क की स्टार्टिंग से बात करूँ तो मुझे तो एल्बाफ काफी ज्यादा बोरिंग लगने लगा था, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, थोड़ी बहुत डिटेल्स हमें रिवील हो रही थी धीरे धीरे करके, लेकिन हर एक चैप्टर हर बार पिछले चैप्टर से ज्यादा अच्छा निकले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले 4-5 चैप्टर से, स्पेशली होली नाइट्स ने जब से एंट्री ली है और एल्बाफ के लोगों को यानी जायंट्स को धमकी देना शुरू किया है, उनको सरेंडर बोलने को बोला है, तब से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है स्टोरी। क्योंकि सिर्फ 3 होली नाइट्स ने प्लानिंग के साथ आसानी से, वो भी चाय पीते पीते, सारे के सारे जायंट्स को हेल्पलेस बना दिया बाय टेकिंग हॉस्टेज ऑफ देयर चाइल्ड्स। और जब हमें लग रहा था कि शायद से इनकी डेविल फ्रूट पावर ही स्ट्रॉन्ग है, बट तभी इनका सामना होता है स्ट्रॉ हैट से, जिनमें से एक जिम्बे भी था। एंड इफ यू डोंट नो, जिम्बे की इस वक्त बाउंटी जो है वो काफी ज्यादा है, शायद से सांजी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, 3rd नंबर पे। क्योंकि एगहेड के बाद हमें बाउंटी शो नहीं करी है, तो उसके बाद क्या बाउंटीज हैं इन सबों की ये हमें पता ही नहीं है। जिसका मतलब वानो के बाद जो बाउंड्रीज थी वही अभी उनकी बाउंड्रीज है, और जिम्बे 3rd नंबर पे। और ऐसे कैरेक्टर को सिर्फ एक होली नाइट ने
नामी, यूसुफ, इन सब के साथ डिफीट कर दिया, इनफैक्ट कैप्चर कर लिया। इसका जब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये स्ट्रॉ हैट्स और ये सारे जायंट्स को कौन बचाएगा, तो एंट्री होती है गावन की, जो कि हमें एक्शन में दिखाया जाता है। और ये जो एक्शन था पिछले वाले की तरह नहीं था, यानी लूफी से जब फाइट होती गावन की, वो तो कैजुअली फाइट कर रहा था शायद गावन, क्योंकि इस फाइट में वो कुछ सेकंड्स में एक होली नाइट को ढेर कर देता, क्योंकि गावन के अटैक्स के आगे होली नाइट रीजनरेट ही नहीं कर पाते और सिर्फ 2 अटैक्स लगते हैं एक होली नाइट को हराने में। लेकिन क्योंकि गावन के पास जरा सा भी टाइम नहीं था, सारे के सारे होली नाइट्स ने अपने अपने गोल धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लिए थे, यानी सारे के सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करना, लाइब्रेरी को जलाना। इसलिए गावन जल्दी जल्दी में वहां से निकल जाता है अपने बच्चे को बचाने। लेकिन एज एक्सपेक्टेड, अगर गावन ही सारी की सारी लैमनाइट ले लेगा तो लूफी, जोरो और स्पेशली लोगी का क्या होगा, तो इसलिए उसको डिफीट कर दिया जाता है बाय यूजिंग हिज चाइल्ड। उसको कैप्चर कर रखा था ना होली नाइट ने। होली नाइट गंग को धमकी देती है, अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हारे बच्चे को मैं मार दूंगी। और क्योंकि यहाँ पे बात लेफ्ट हैंड मैन ऑफ किंग ऑफ पायरेट की बात हो रही है, तो बंदा अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी से ये देख लेता है कि गंग को बिल्कुल सच बोलनी है, वो ऐसा करेगी, जिस वजह से वो सरेंडर कर देता है और उसे डिफीट कर दिया जाता है। और क्योंकि इतने चैप्टर्स तक हमें लूफी, जोरो, सांजी और लोकी, इस पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्या चल रहा है हमें शो ही नहीं करे जाते, इसलिए लग रहा था हर चैप्टर के बाद मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम से कि अब इस चैप्टर में हमें शो करा जाएगा, अब इस चैप्टर में हमें शो करा जाएगा, लेकिन शो ही नहीं करे जा रहे। लेकिन इसी दौरान एक और चीज होती है, हमें ब्रूक और गंको के बीच का रिलेशन दिखाया जाता है कि कैसे ब्रूक काफी पहले से गंको को जानता है। अब वो रिलेशन क्या है, कितना पुराना है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें लग रहा था यहाँ पे यूसुफ का आर्क है एल्बाफ, लेकिन ये तो ब्रूक और लोगी का निकला। और भाई इसी पास्ट के बाद पीक शुरू होता है, क्योंकि जब गंको को याद आता है उसका रिलेशन ब्रूक के साथ, वो पहचान जाती है, शायद से भूल गई थी किसी रीजन की वजह से, तो वो ब्रूक की तरफ भागने लगती है ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो कंकाल ब्रूक ही है। लेकिन तभी ईमू सामा हिमसेल्फ केम ऑन एल्बाफ, नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म। वो गंको की बॉडी को कंट्रोल कर लेती है। अब वो कैसे कर रही है ये तो हमें पता नहीं है भाई साहब, क्या ही पावर्स है ईमू की, जेंडर के बारे में नहीं पता, उसकी पावर्स के बारे में तो क्या ही पता होगा। लेकिन जिस तरीके से कंट्रोल करती है, जो जो चीजें वो बोलती है, वो काफी शॉकिंग थी, क्योंकि ईमू आते ही गंको की बॉडी को कंट्रोल में लेके बोलती है कि होली पैलेस पे हमला हो चुका है, यानी मैरिज हुआ पे हमला हो चुका है, और वो किसने किया है किसी को नहीं पता। ईमू को तो पता ही होगा, लेकिन हम सब में से किसी को नहीं पता। एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि ड्रैगन ही होगा, मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि ड्रैगन ही होगा। इसके बाद हमें वन पीस का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट दिखाया जाता है, क्योंकि हम सब लोग सोच रहे थे कि वन पीस में डेविल फ्रूट्स चलते हैं और वही शायद पावर्स है पूरे के पूरे वन पीस की। लेकिन ईमू इस चीज को पूरी तरीके से गलत कर देती है, पूरी तरीके से रॉन्ग प्रूफ कर देती है, क्योंकि ये कैरेक्टर सम काइंड ऑफ बुक का यूज करता है, मैजिक का यूज करता है अपने वेपन को समन करने के लिए और लोगों पे अटैक करने के लिए। और यही नहीं, ईमू अपनी डीमन फॉर्म दिखाता है, उसके विंग्स निकल आते हैं, और जो पूंछ होती है ना डीमन वाली, पॉइंटेड जो टेल होती है वो निकल आती है। और इसी के साथ साथ वहां पे जो फाइट करने आते हैं जायंट्स, ड्रोगी एंड ब्रोगी के साथ, उनको वो डीमन में कन्वर्ट भी कर देती है। और ये भी छोड़ो, डीमन में कन्वर्ट करने के बाद पहले जो डैमेज पहुंचा हुआ था इन सारे जायंट्स को, वो भी सम काइंड ऑफ रुक जाता है। पता नहीं ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, लेकिन अपनी पावर से ईमू ये सब कुछ कर पाता है। और वो ऐसा बोलता है कि ऐसी पावर्स को किसी को देने के लिए वो थोड़ा बहुत लाइफ स्पेन उस कैरेक्टर का छीन लेता है, यानी इन पावर्स के एक्सचेंज में थोड़ा बहुत लाइफ स्पेन कम हो जाता है कैरेक्टर्स का, यानी इन सारे जायंट्स का लाइफ स्पेन कम हो गया, लेकिन उसके एक्सचेंज में इनका साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और रीजनरेटिव पावर भी आ जाती है इनके पास। और जिस तरीके से इस मैजिक का यूज करता है ना ईमू, वो सेम ब्लैक क्लोवर जैसा लग रहा था। उसमें भी तो डिफरेंट बुक्स की हेल्प से डिफरेंट मैजिक क्रिएट करते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स उसको यूज करते हैं, और जितनी स्ट्रॉन्ग बुक होती है उसी के बेसिस पे मैजिक भी स्ट्रॉन्ग होता है किसी भी कैरेक्टर का। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि सिर्फ ईमू ही इस पूरे के पूरे वन पीस वर्ल्ड में ऐसी बुक का यूज कर सकता है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये जो डेविल फ्रूट पावर्स है ना, इसका भी लिंक कुछ ना कुछ ईमू से ही है, क्योंकि खुद वो डेविल जैसा दिख रहा है। लेकिन फिर ये भी क्वेश्चन उठता है कि ऐसा है तो ये जो नी का फ्रूट है वो खुद क्यों क्रिएट करेगा ईमू, जबकि वो उसको रोकने की कोशिश वो कर रहा है, उसके यूजर्स को रोकने की कोशिश करता है हमेशा। सन गॉड नी का था, फिर जॉय बॉय था, अब लूफी को भी रोकने की कोशिश कर रहा है या फिर करेगा। तो क्या
क्या है कैसे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और मेरा ही साथ नहीं है, सारे के सारे वन पीस फैन कंफ्यूज हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ईमू के पास इतनी सारी पावर्स थी और अपनी ऐसी फॉर्म में वो आ सकता था, ओरिजिनल फॉर्म जो आई होगी, तो उस टाइम पे साबो कैसे भाग निकला उन सब के चंगों से, जबकि वहाँ पे ईमू और सारे के सारे एल्डर्स भी प्रेजेंट थे। ये चीज काफी ज़्यादा शॉकिंग है कि साबो निकला कैसे वहां से। एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम देखते हैं ईमू को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी ऑफ वन पीस के साथ। उस आर्मी में सारे के सारे जायंट्स थे जिनकी जो पावर्स थी वो एम्पलीफाई हो चुकी थी, यानी साइज में वो पहले से दुगने तिगने हो चुके थे। और उन जायंट्स के साथ साथ वो नाइटमेयर वाले मॉन्स्टर्स भी थे, बच्चों ने जो क्रिएट किए थे वो भी थे ईमू के साथ, जिनको कि खत्म नहीं करा जा सकता था जब तक यूजर को ना खत्म करा जाए, वो जब तक बेहोश ना हो जाए। तो इसलिए ये आर्मी काफी ज्यादा इनविंसिबल बन जाती है। और इस आर्मी से आखिर कैसे जायंट्स बचेंगे, लूफी कैसे बचाएगा, और बचाना तो छोड़ो खुद लूफी कैसे बच के निकलेगा, ये सोचने वाली बात है। तुमको क्या लगता है कोई आएगा यहाँ पे इन्हें बचाने, जैसा कि हमें पहले लग रहा था एगेडे पे कोई बचाने आएगा, लूफी को बचाने आएगा, लेकिन उनको भागना पड़ा। क्या एल्बाफ पे भी ऐसा ही होगा? मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी तुम्हें चैप्टर कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्यूचर में तगड़ी तगड़ी वीडियोस आने वाली हैं, उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड भागो।